तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टडी इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ने का सही तरीका। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इसका लेक्चर लीजिए, उसका लेक्चर लीजिए, मैरो लीजिए, एनाटॉमी अश्विनी सर से पढ़िए। ये तो आप सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको सीनियर से पता चल ही जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत कम लोग बताते हैं कि पढ़ने का सही तरीका। जो गलती मैंने की थी अपने फर्स्ट ईयर में, और जो ज़्यादातर लोग शुरुआत के 1 डेढ़ महीने में करते हैं फर्स्ट ईयर में, अपना समय ख़राब कर देते हैं, वो नहीं करनी है आपको अगर आपको फर्स्ट ईयर अच्छे से निकालना है तो। क्योंकि फर्स्ट ईयर के शुरुआत के 1-2 महीने अगर आपके पीछे हो गए, अगर आपका बैकलॉग हो गया, तो आपको कवर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये नीट नहीं है कि आप एक दिन में 2-3 लेक्चर ऑनलाइन कर लिए हैं और आपको बैकलॉग आपका कवर हो गया। यहाँ पे प्रोफेसर इतनी जल्दी बढ़ाएंगे, इतनी जल्दी सिलेबस कवर करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और समझ तो वैसे भी नहीं आने वाला। तो आपके शुरुआत के 1-2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं फर्स्ट ईयर में, उसको बर्बाद ना करें और अच्छे से पढ़ें। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका होता है सिर्फ और सिर्फ डायग्राम। ट्रस्ट मी, मतलब मुझे भी लगता था कि डायग्राम थोड़े बनाओ, 1-2 बनाओ, लेकिन थ्योरी भी लिख के आओ, कहानी भी लिख के आओ, कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप 4 पेज का आंसर लिख रहे हैं, 4 पेज में से अगर आपके 2 पेज में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम है और कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम, उसकी लेबलिंग है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और बाकी आपके 2 पेज में भले आप मान लीजिए अगर 4 पेज का आंसर होना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ 3 पेज लिखा है, आपने सिर्फ 2 पेज लिखा है, लेकिन आपके दोनों पेज में डायग्राम्स हैं, तो आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा नंबर मिलेंगे जिसने 4 पेज लिखे हैं और पूरी पूरी थ्योरी लिखी है। तो डायग्राम पे बहुत फोकस करना है आपको, और डायग्राम सही होना चाहिए, सुंदर नहीं। ये नहीं कि फूल पत्ती बना रहे हैं उसमें अलग अलग कलर कर रहे हैं, सुंदर नहीं, सही होना चाहिए। एक प्रॉपर कलर कोडिंग फॉलो होती है एनाटॉमी की, जैसे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज क्या कहते हैं, रेड होते हैं, नर्व्स येलो होती हैं, लिगामेंट्स ग्रीन होते हैं, मसल्स ब्राउन होते हैं। तो ये प्रॉपर आपको एक कलर कोड फॉलो करना है, बस थोड़े बहुत इसको कलर करना है। बाकी ये नहीं कि बैठ के लगे स्किन रंगने लगे, ऑर्गन पूरा रंगने लगे, किडनी बनाए तो पूरा किडनी रंगने लगे। डायग्राम की लेबलिंग सही होनी चाहिए, और डायग्राम के ज़रिए ही आपको पूरा एनाटॉमी याद रखना है। जैसे अब एनाटॉमी में आप बहुत सारे मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन पढ़ेंगे, बहुत सारे बॉडी सरफेस पढ़ेंगे, बोन के, ऑर्गन्स के, बहुत सारे रिलेशंस पढ़ेंगे। ऑर्गन्स के रिलेशंस आपको डायग्राम के थ्रू ही याद रखने हैं। कि आप पूरा डायग्राम बनाएंगे, जैसे किडनी बनाया आपने, तो किडनी के आगे क्या क्या आते हैं, आगे कुछ मसल्स आती हैं, पीछे क्या क्या आते हैं, किडनी के रिलेशंस क्या होते हैं, आगे आपका इलियम आता है, कोलन आता है, ये सब आता है। तो आपको डायग्राम के ज़रिए ही इसके रिलेशन याद रखने हैं। और सिर्फ किडनी ही नहीं, ज़्यादातर ऑर्गन्स के लिए ट्रू है, क्योंकि अगर आप थ्योरी में याद करेंगे ना, तो आपको डायग्राम की अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। पर अगर आप डायग्राम के थ्रू याद रखेंगे तो आपको थ्योरी अलग से याद नहीं करनी होगी, क्योंकि डायग्राम का लेबलिंग तो आपको याद ही रहेगा, तो आपका थ्योरी भी हो जाएगा। और बात रही मसल्स के ओरिजिनल इंसर्शन की, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, इससे जानबूझ के परेशान करने के लिए दे देते हैं बच्चों को, कि फुल नंबर तो देना नहीं किसी को, तो ऐसे क्वेश्चन देंगे जो रटने वाले क्वेश्चन हैं। अब बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं, आप कितने ही मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन याद कर लेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप शुरुआत में सब कोशिश करेंगे ओरिजिन इंसर्शन याद करने की, मैंने भी वो कोशिश की थी, लेकिन आप एक एक जनरल आइडिया रखिए कि कौन सी मसल्स कहाँ होती है। जैसे पेक्टोरलिस मेजर है, तो यहाँ पे ऊपर चेस्ट में होती है, 2 to 6 रिब्स उसका शायद ओरिजिन होता है। एस एस आर्टोरियस का क्या है, ए एस आई इसका यहाँ पे होता है ओरिजिन। तो आप एक जनरल आइडिया लिखिए रखिए कि थाइस की कौन सी मसल है, चेस्ट की मसल कौन सी है, लेग की मसल कौन सी है, थाई का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट। एक जनरल आइडिया मसल का रहे, एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको लोकेशन अगर नहीं भी याद है उसके ओरिजिन इंसर्शन की, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मसल ओरिजिन इंसर्शन पे बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं ख़राब करना है, डायग्राम पे बहुत फोकस करना है। बॉर्डर, सरफेस, रिलेशंस, ऑर्गन के, ये सब डायग्राम के थ्रू ही याद रखने हैं। और थ्योरी बहुत कम, मतलब आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप शुरुआत से एनाटॉमी की बुक खरीदेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही पढ़िएगा हर चीज़। जब ना समझ में आए डायग्राम, तब थ्योरी पे आइएगा। पहले थ्योरी फिर डायग्राम नहीं, पहले डायग्राम फिर थ्योरी। और अगर आप बीडीसी बुक ले रहे हैं, जैसे ज़्यादातर लोग बीडीसी बुक लेते हैं, तो उन लोग को छोटी बुक मिलती है उन लोग को, एक शॉर्ट हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी। उस जनरल एनाटॉमी को पढ़ने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए, सीधा मेन टॉपिक पे आइए। अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन या फिर हेड एंड नेक या न्यूरो एनाटॉमी, जो भी टॉपिक आपके कॉलेज में चल रहा है, सीधा उसको पढ़िए। जनरल एनाटॉमी में कार्टिलेजेस के बारे में होता है, बोन के बारे में होता है, जो आप अपने 11th-12th की नॉलेज से भी कर सकते हैं। तो उससे अपना ज़्यादा टाइम मत ना वेस्ट करना, क्योंकि ये मैंने किया था अपने शुरुआत के 1 महीना, शायद मैंने एनाटॉमी में सिर्फ जनरल को ही दिए थे। मुझे लगा जनरल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे नीट में नहीं करते एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड रहते हैं, तो वैसे कर रहा था। बीडीसी की हैंडबुक को वर्ड बाय वर्ड याद कर रहा था, और ये बिल्कुल नहीं करना है। ये गलती एमबीबीएस में कहीं नहीं करनी है, वर्ड बाय वर्ड याद कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा सिलेबस है एमबीबीएस का। ठीक।
सेकंड आता है हमारा फिजियोलॉजी। जैसे एनाटॉमी मैंने क्या कहा कि कहानी कम से कम, डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे फिजियोलॉजी में कहानी आप जितना लिख सकते हैं उतना आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बिल्कुल उल्टा। फिजियोलॉजी में तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करके आए हैं बायो की 11वीं 12वीं की, तो आप वही लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत है नहीं कि इसमें ये करें वो करें, अलग अलग चीज़ें ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें। दो चीज़ों पे आपको मेन फोकस करना है कि अगर आप कहानी लिख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पैराग्राफ वाइज कहानी मत लिखिए, नहीं तो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत बोरिंग हो जाता है और वो आपका पूरा आंसर पढ़ता नहीं है। हेडिंग वाइज उसको आप डिवाइड करिए अपने आंसर को, हेडिंग वाइज, और बड़ी बड़ी हेडिंग डालिए, ब्लैक स्केच से हेडिंग डालिए, अंडरलाइन करके हेडिंग डालिए, ताकि एग्जामिनर को हेडिंग पढ़ के एक जनरल एक मतलब हल्का फुल्का आइडिया हो जाए कि आपको इसके बारे में नॉलेज है, और फिर वो आपका पूरा पैराग्राफ ना पढ़े, आपको फिर नंबर दे दे। क्योंकि पूरा जब पैराग्राफ वो पढ़ने लगता है ना, फिर वो उसमें से आपकी गलती निकालने लगता है और उसका दिमाग भी ख़राब होता है, फिर वो नंबर भी अच्छे नहीं देता है। तो फिजियोलॉजी में आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है आंसर, कोशिश करिए कि टेबल के फॉर्म में लिखें। फ्लो चार्ट्स बनाएं, क्योंकि फ्लो चार्ट्स और टेबल आपका पेज कवर करते हैं, आपका पेज ज़्यादा भरेगा आंसर का, रैदर देन आप पूरा पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं कहानी की तरह। तो कहानी लिखिए, ये नहीं कि कहानी ना लिखिए, पर उसी चीज़ को एक एरो एरो बना के लिखिए। एक नॉर्मल सी चीज़ को आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं कि ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, जैसे क्लॉटिंग का मैकेनिज्म हो गया, उसके बाद आप पूरा पूरा पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इसके बदले आप जैसे गाइडन में पढ़ेंगे तो आपको गाइडन में मिलेगा कि टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिए। जो आंसर फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं भी दिए उनको भी आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में कोशिश करिए, एरो वेरो बना के लिखिए कि ये हुआ, फिर ये फेनोमेनन हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। क्योंकि ऐसे आपका पेज भी भरता है और एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा भी लगता है, और उसे पता लगता है कि आपको एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज है। इससे फिर आप भले कोई चीज़ बीच में मिस भी कर देंगे, एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा। फिर ठीक, ये हो गया आपकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए मेन आपका एनसीईआरटी पे फोकस, तो एनसीईआरटी पे आपको अलग से नहीं पढ़नी, मतलब 11वीं 12वीं में तो एनसीईआरटी पढ़ के आए ही होंगे, तो आपको ज़्यादा उसमें घबराने की बात नहीं। फिजियोलॉजी सबकी हो जाती है। आपको टेबल्स और फ्लो चार्ट, मतलब इसमें आपको आंसर बिल्डिंग सीखना है फिजियोलॉजी में, कि आंसर लिखते कैसे हैं। ठीक, फिर हम लोग का लास्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कई लोग का दिमाग ख़राब करता है फर्स्ट ईयर में, मेरा भी दिमाग बायोकेमिस्ट्री ने ख़राब किया था, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में इतना रटना होता है, इतनी साइकिल्स होते हैं, यूरिया साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, बहुत साइकिल्स होती हैं। पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे आप। एक साइकिल पढ़िए, दूसरी साइकिल भूल जाएगी, दूसरी पढ़िए, तीसरी भूल जाएगी। एक साइकिल पढ़िए, उसके 2 स्टेप याद करिए, आगे स्टेप पे आएंगे तो पिछला स्टेप भूल जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री को सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है, बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। आज पढ़ा, 3-4 दिन बाद उसको हल्का नज़र एक बार फिर से वो टॉपिक देख लो जो तुमने पढ़ा था, बार बार रिवाइज करो बायोकेमिस्ट्री। और ये तो सबको पता ही होगा कि अगर नहीं भी पता है तो सीनियर से पता चल ही जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री की फेमस नोट्स आती है जाम्बुलकर सर की, जाम्बुलकर नोट्स, वही पढ़ के सब लोग अपना प्रॉफ पास करते हैं। शुरुआत में सब खरीदते हैं वासुदेवन, हार्पर, लिपिनकॉट, लेकिन पास सब लोग जाम्बुलकर से ही होते हैं। तो बार बार रिवाइज करो बायोकेम, साइकिल्स को बार बार पढ़ो, और बायोकेम में बहुत सारी डिजीज़ेज दी होती हैं, क्लिनिकल पॉइंट्स, उन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। जैसे एल्केप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, गाउट, टायरोसिनीमिया, ये सब कुछ डिजीज़ेज हैं जो बायोकेमिस्ट्री में डिफेक्ट की वजह से होती हैं। कुछ बायोकेमिकल डिफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, तो इन डिजीज़ेज पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए कि इसको तो बिल्कुल ही आपके दिमाग से स्लिप ना हो। इसके सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट, इसका कॉज, कौन सी एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है, क्यों होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स, ज़्यादा किस में प्रोमिनेंट है, मेल फीमेल, एज ग्रुप, जितना याद रख सके उतना अच्छा है। क्योंकि बायोकेम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। जैसे लिवर डिजीज़ के लिए लिवर मार्कर्स होते हैं, SGOT, SGPT, हेपेटिक जॉन्डिस, हिमोलैटिक जॉन्डिस, मतलब जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो बायोकेम में पूरी पूरी साइकिल तो इतनी आपके आगे जाके काम नहीं आएगी, वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है, इसलिए उसे सिर्फ एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन डिजीज़ेस वो शुरुआत से आपको पढ़ना है, डिजीज़े पे बिल्कुल अपना पूरा फोकस करना है, उसके क्लिनिकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेम के। ठीक, तो एनाट में आपका डायग्राम हो गया, फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स और टेबुलर फॉर्म में आपका आंसर लिखना हो गया, लिखना कहानी है पर हेडिंग डाल डाल के, स्केच पेन से अंडरलाइन करके, ताकि एग्जामिनर का पूरा फोकस हेडिंग पे जाए, बड़ी बड़ी हेडिंग पे, कि आपने हेडिंग क्या लिखा है। उससे उसको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि आंसर के बारे में तुम्हें क्या मालूम है, तो पूरा आंसर नहीं भी पढ़ेगा और नंबर पूरी दे देता है। फिर बायोकेमिस्ट्री में बार बार रिविजन और क्लिनिकल पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस, और बाकी जाम्बुलकर तो है ही और लाइफ सेविंग फॉर बायोकेमिस्ट्री। तो बस इस वीडियो में इसके इतना ही। थैंक यू।